आज है 29 जनवरी गुरुवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की उन खबरों पर जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। आज की बड़ी खबरों में शामिल है भारतीय रुपये का ऐतिहासिक स्तर पर गिरना और आरबीआई का हस्तक्षेप। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियमों पर रोक लगा दी है जिससे एक नई बहस छिड़ गई है। उधर उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य और योगी सरकार के बीच तनातनी से बीजेपी के अंदर ही कलह मच गई है। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण ने बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं इन खबरों को। सबसे पहले बात अर्थव्यवस्था की। भारतीय रुपये में लगातार गिरावट जारी है और गुरुवार को यह एक नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये ने चिंताजनक गोता लगाया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में जसप्रीत कालरा बताते हैं कि कॉर्पोरेट हेजिंग और डॉलर की भारी मांग के कारण रुपये पर दबाव बढ़ा है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के संभावित हस्तक्षेप के कारण रुपया 92 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करने से बच गया। रॉयटर्स के अनुसार सत्र के दौरान रुपया 91.98 तक गिर गया था लेकिन दिन के अंत में 91.95 पर बंद हुआ। सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट बताती है कि विदेशी निवेशकों ने जनवरी में अब तक $4 अरब से ज़्यादा के भारतीय शेयर बेचे हैं जिससे बाजार में घबराहट है। वहीं द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि हालांकि औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है लेकिन क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें और विदेशी पूंजी की निकासी रुपये को कमजोर कर रही है। अब रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि ये नियम समाज को विभाजित कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में अनंत कृष्णन जी की रिपोर्ट के अनुसार सीजेआई ने कहा कि इन नियमों के बहुत व्यापक और खतरनाक परिणाम होंगे। न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि हमें अमेरिका की तरह अलग थलग स्कूलों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इसका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए प्रख्यात न्यायविदों की एक समिति गठित करने का सुझाव दिया है। फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। इस फैसले पर विशेषज्ञों की तीखी प्रतिक्रिया आई है। संविधान विशेषज्ञ गौतम भाटिया ने अपने ब्लॉग में इस आदेश को बिना कारण बताया गया स्टे ऑर्डर कहा है। उनका तर्क है कि भेदभाव विरोधी कानून अक्सर असम्मित यानी कमजोर वर्ग के पक्ष में होते हैं। भाटिया के अनुसार कोर्ट ने स्टे देने के लिए जरूरी कानूनी मानकों का जिक्र नहीं किया। वहीं द वायर को दिए इंटरव्यू में समाजशास्त्री सतीश देशपांडे ने कहा कि यूजीसी के ये नए नियम वैसे भी सामाजिक न्याय को कमजोर करने की कोशिश थे। उनका मानना है कि नए नियमों में अस्पष्ट प्रावधानों का इस्तेमाल संस्थानों को जवाबदेही से बचाने के लिए किया जा सकता था। इस मुद्दे का राजनीतिक असर उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। यूजीसी के नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कथित अपमान को लेकर यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट और कई बीजेपी पदाधिकारियों के इस्तीफे ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। पार्टी को डर है कि इससे उसका कोर वोट बैंक यानी ब्राह्मण और सवर्ण समुदाय नाराज हो सकता है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने स्वीकार किया है कि ब्राह्मण प्रतिनिधियों में असंतोष है। वहीं विपक्ष यानी सपा और बसपा ने यूजीसी के नए नियमों का समर्थन किया है जिससे बीजेपी अपने सवर्ण वोट बैंक और केंद्र सरकार के फैसले के बीच फंस गई है। इसी से जुड़ी एक विश्लेषण रिपोर्ट में अरुण श्रीवास्तव ने हिंदुत्व बनाम हिंदू धर्म की बहस को रेखांकित किया है। उनका कहना है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को कुंभ में शाही स्नान से रोकना और सीएम योगी द्वारा कथित तौर पर उन्हें कालनेमी कहना हिंदू धर्म की सर्वोच्च संस्था का अपमान है। लेखक का तर्क है कि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जिसका मकसद सत्ता हासिल करना है जबकि हिंदू धर्म एक आस्था है। उनका कहना है कि इतिहास में मुगलों ने भी कभी शंकराचार्य को स्नान करने से नहीं रोका था। अब बात न्यायपालिका और श्रम कानूनों की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ट्रेड यूनियनों पर एक तल्ख टिप्पणी की है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि ट्रेड यूनियनों की वजह से देश में कई औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप न्यूनतम मजदूरी तय कर देंगे तो लोग काम पर रखना बंद कर देंगे। कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि कानून बनाना कोर्ट का काम नहीं है और यह राज्यों का विषय है। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर डालें तो अजित पवार एक बार फिर चर्चा में हैं। इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर ने अजित पवार के राजनीतिक सफर का विश्लेषण किया है।
वे लिखते हैं कि अजित पवार एक बेहतरीन प्रशासक हैं, लेकिन उनमें धैर्य की कमी है। चाचा शरद पवार की तरह इंतजार करने के बजाय वे हमेशा जल्दबाजी में रहे। अजित पवार पर सिंचाई घोटाले और सहकारी बैंक घोटाले के गंभीर आरोप थे। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि उनके एनडीए में शामिल होने के बाद जांच एजेंसियों ने कई मामलों में यू टर्न ले लिया या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। आर्थिक मोर्चे पर राज्यों की हालत चिंताजनक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक राज्य सरकारें जनवरी से मार्च की तिमाही में बाजार से लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी में हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में दीपांशु मोहन लिखते हैं कि कई राज्य अपने राजस्व घाटे की भरपाई के लिए भारी कर्ज ले रहे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य इसमें सबसे आगे हैं। लेख में चेतावनी दी गई है कि अगर राज्यों की वित्तीय स्थिति नहीं सुधरी तो ये देश की कुल आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। मणिपुर से एक महत्वपूर्ण खबर है। एक विशेष सीबीआई अदालत ने मई 2023 में कुकी महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और उसे निर्वस्त्र घुमाने के मामले में मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मयंक कुमार की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने इस अपराध को अत्यंत जघन्य, अमानवीय और बर्बर बताया है। कोर्ट ने कहा कि केवल लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं हो सकता। आरोपी निंगोम्बम तोम्बा सिंह पर पीड़िता के पिता की हत्या का भी आरोप है। उत्तराखंड में कश्मीरी व्यापारियों पर हमले का मामला सामने आया है। फैयाज वानी की रिपोर्ट के मुताबिक विकासनगर इलाके में 17 साल के कश्मीरी लड़के ताबिश अहमद को लोहे की रॉड से पीटा गया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि भीड़ ने उसकी पहचान और धर्म पूछने के बाद उस पर हमला किया। ताबिश के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उसे 11 टाँके लगे हैं। उधर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार गिराने के आरोपों को नकारा है। पीटीआई के मुताबिक उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक का वीडियो एडिट किया गया था। उन्होंने कभी अरब स्प्रिंग की तरह सरकार उखाड़ने की बात नहीं की। सिब्बल ने कहा कि वांगचुक ने राम और सीता का रूपक इस्तेमाल करते हुए लद्दाख की स्थिति बयां की थी। उनकी हिरासत को अवैध बताते हुए सिब्बल ने कहा कि सरकार की आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है। कांग्रेस के गलियारों से खबर है कि शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच सुलह हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक थरूर ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से 2 घंटे लंबी मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने थरूर को भरोसा दिलाया है कि केरल चुनाव में पार्टी को उनकी जरूरत है और उन्हें फैसलों में शामिल किया जाएगा। थरूर ने भी कहा है कि मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और वे किसी पद के उम्मीदवार नहीं हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ने एक और बड़ी चेतावनी दी है जो हमारे बच्चों से जुड़ी है। पीटीआई के अनुसार सर्वेक्षण में कहा गया है कि बच्चों में डिजिटल लत और सोशल मीडिया का नशा बढ़ रहा है। सरकार ने सुझाव दिया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक पहुंच के लिए उम्र सीमा तय की जानी चाहिए। सर्वेक्षण में कहा गया है कि 15 से 24 साल के युवाओं में सोशल मीडिया की लत का संबंध चिंता और अवसाद से है। स्कूलों को डिजिटल वेलनेस पाठ्यक्रम शुरू करने की सलाह दी गई है। अंत में खबर कला जगत से। केरल के इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में फिलिस्तीन समर्थक नाटक द लास्ट प्ले इन गाजा का मंचन रद्द हो गया है। मकतूब मीडिया के अनुसार इजरायली थिएटर ग्रुप को भारत आने का वीजा नहीं मिल सका। नाटक के निर्देशक ऐनात वीजमैन ने इसे राजनीतिक सेंसरशिप बताया है। उन्होंने कहा कि यह वही आवाज़ दबाने की प्रक्रिया है जिसकी बात उनका नाटक करता है। आयोजकों ने नाटक की जगह एकजुटता कार्यक्रम आयोजित किया। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे हरकारा के अगले अंक के साथ, नई खबरों और विश्लेषण के साथ। आप हमें अपनी राय जरूर भेजें। हरकारा अब व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, ट्विटर और ब्लू स्काई पर भी उपलब्ध है। सुनते रहिए हरकारा, शोर कम, रोशनी ज़्यादा।